पहुंचे मुख्यमंत्री निवास। पैसा कानून प्रस्ताव के अनुमोदन पर जताया आभार। सीएम बघेल को गजमाला पहनाकर किया स्वागत। दंतेवाड़ा में नंदलाल मुड़ामी एनएमडीसी के जीएम से मिले। विभिन्न समस्याओं को लेकर की चर्चा। सभी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग। गरियाबंद में नाराज ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। सरपंच हटाओ पंचायत बचाओ का लगाया नारा। सरपंच के खिलाफ जमकर जताया आक्रोश। बिलासपुर में प्रेमिका को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से किया हमला। हमले में एक की मौत। और दंतेवाड़ा में पीएम आवास पर दिखी ठेकेदार की लापरवाही। अब तक नहीं हुआ आवास का निर्माण कार्य। पीएम आवास के टेंडर पर दोबारा लगाई गई थी गुहार। जय जोहार। खबर भारत के प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की ही खास खबरों में। तो सबसे पहली खबर अखिल भारतीय गोंडवाना समाज से जुड़ी हुई, जहां प्रतिनिधि मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और उन्होंने जनजाति सलाहकार परिषद में पेसा कानून प्रस्ताव के अनुमोदन पर सीएम को गजमाला पहनाकर आभार जताया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों के हितों को संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है और पैसा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। ग्राम सभा के 50% आदिवासी समुदाय के सदस्यों में से 25% महिला सदस्य होंगी। इसके बाद उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रदेश में पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा निर्णय आदिवासियों के हित में लिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुड़ामी दंतेवाड़ा जनप्रतिनिधियों के साथ एनएमडीसी के जीएम गोविंद राजन से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा करते हुए प्रबंधन से सभी मांगों को पूरी करने की बात कही। वहीं मुड़ामी ने बात कही कि प्रमुख रूप से सभी गाँव में किरंदुल अस्पताल के मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही सभी मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी देने की बात कही। गरियाबंद के ग्राम पंचायत कोपरा के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरपंच के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया और शिकायत भी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने सरपंच हटाओ पंचायत बचाओ इसका नारा लगाते हुए सरपंच को हटाने की मांग भी की है। दरअसल गांव के सरपंच की कई अनियमितताओं को लेकर ग्रामीण लंबे समय से नाराज हैं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक यहां की सरपंच भ्रष्टाचार की शिकायत में धारा 40 के तहत बर्खास्त की जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी पंचायत से उन्हें हटाया नहीं गया और सरपंच की तानाशाही रवैये के कारण गांव का विकास भी नहीं हो पा रहा है। इसके बाद ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर गांव के मवेशियों को बाहरी लोगों को बेचने का बड़ा आरोप भी लगाया है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत कोपरा में गौशाला है और उस गौशाला में लगभग 300 गाय था उसमें, और हमारे ग्राम समिति कोपरा के द्वारा मुनादी कराकर जंगल छोड़ने के बहाने गौशाला के 300 गाय और प्लस अपने गांव के जितने भी घुमंतु गाय है उसको गौशाला में डालकर रातों रात उसको जंगल के रास्ते कत्ल खाने बेच दिया गया, जिसकी शिकायत हम लोग एसपी साहब से किए थे 4 महीने पहले, जिसे अभी तक इसका कुछ निराकरण नहीं निकला है। और हम यही चाहते हैं कि इसमें जो भी इसे कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कोपरा खरन हमन काम मांगेला हनिया सरपंच कर जाथन ना हमन काम मांगेला तो वो काम नहीं देव कथे और रोजगार कार्य पूरा बंद। हमारे गाँव में हमन गरीब महिला हरन कुछ काम धाम नहीं चलत। हमारे गाँव आज तक कुछ काम नहीं चले। हमने कुछ नहीं कमा सकन, सब घर बैठे सब जनता वहाँ की। और सरपंच अपनी मनमानी से भी बाज नहीं आ रही है। इसी के मतलब चलते हम लोग यहाँ कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए आए हैं और अपनी समस्या रखने आए हैं, जिसमें पूरा गांव से 100-200 मतलब ग्रामीण भी हम लोगों के साथ आए हैं और सब एकदम परेशान हैं। ना अभी तक हमारे ग्राम पंचायत में नाली सफाई हुआ, ना कहीं पर बोर बिगड़ रहा है तो उसको भी बनाने के लिए सरपंच बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, जो करना है कर लो। अब यही सब समस्या है और आगे बरसात है और बरसात के चलते हमारे गांव में मतलब गंदगी फैलने का मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया है, तो उसको साफ करवाने के लिए हम लोग खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरपंच उसमें सहमति ही नहीं दे रहे हैं।
बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया, जहां मुरुम खदान के पास गर्लफ्रेंड को परेशान करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मिथिलेश निर्मलकर अपने छोटे भाई के साथ मिलकर पवन देवांगन और छोटू पर चाकू से हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में सिम्स भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान पवन देवांगन की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वहाँ जो चश्मदीद था परम साहब, उसने बताया कि मिथिलेश किसी लड़की के नाम का विवाद करके इनसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था और इनमें तो लड़ाई झगड़ा होने के बाद मिथिलेश अचानक कर गया, वो चाकू लेकर आया, उनको पर वार कर दिया। लड़ाई झगड़े में इसका भाई इसके साथ था, दोनों भाई का इन दोनों से विवाद हो रहा था घायलों से। आज सवेरे एक घायल की मृत्यु हो गई। दंतेवाड़ा में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां शिकायत के बाद भी पीएम आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा। वहीं नगरपालिका उपाध्यक्ष का कहना है कि परिषद ने पीएम आवास के टेंडर को निरस्त कर दोबारा टेंडर करवाने पर मुहर लगाई थी। बावजूद इसके उसी चहेते ठेकेदार से फिर से काम करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदार की लेट लतीफी और घटिया निर्माण की वजह से कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान को आश्वासन दिया था कि 6 माह में पीएम आवास का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन 5 माह गुजर जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ। लेकिन फिर भी ना तो टेंडर निरस्त हुआ और ना ही घटिया निर्माण कार्य पर ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। परिषद से काम निरस्त हो चुका है और आज काम बंद है और अक्टूबर 2020 के बाद उसे किसी भी तरह का भुगतान नहीं हुआ। जिला प्रशासन देवू सिंह चौहान जी खुद गए प्रधानमंत्री आवास को देखे और निर्देश दिए कि जो है इसको 6 महीना में पूरा किया जाए। 6 महीना में पूरा करने की बात छोड़ो, ना नगर पालिका नगरीय प्रशासन ना जिला प्रशासन शायद कांग्रेस सरकार की दबाव में कोई कार्यवाही नहीं किया, उल्टा उसी ठेकेदार से घटिया काम आज भी कराया जा रहा है, जिस पे रोक नहीं लगाई जा रही है और उसका पूर्व में पेमेंट भी किया गया जब हमारे पूर्व कलेक्टर थे। रायपुर में कोयला व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद राजनीति ने जोर पकड़ लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस खुलासे से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में भी भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रही है। जिसके बाद मीडिया प्रभारी ने नैतिकता के आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने की बात कही और कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 3/4 बहुमत की लोकप्रिय सरकार है, जिनके कामों से जनता के बीच कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है। साथ ही आनंद शुक्ला ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। कोयला व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी के खुलासे के बाद यह साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग करने की साजिश रची जा रही है और इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जरा भी नैतिकता बची हो तो वे अपने पद से इस्तीफा दें। भारतीय जनता पार्टी अपने इन कृत्यों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से और देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मुहिम छेड़ी है, जिसको लेकर शहर के मल्टीपर्पज स्कूल के शिक्षक, प्राचार्य समेत शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इसमें शिक्षा स्तर में सुधार लाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। आपको बता दें कि कलेक्टर ने मिशन 19+ की शुरुआत की। आपको एक बार फिर से बता दें कि कलेक्टर ने मिशन 19+ की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले के लगभग 90% यानी 90% छात्रों को अच्छे अंक यानी 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी कराई जाएगी। दरअसल सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके कारण कई छात्रों को उचित मार्गदर्शन न मिल पाने से वो अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बैठक के बारे में क्या बैठक थी और किस प्रकार निर्देश दिए गए? बहुत ही अच्छी बैठक, बहुत ही पॉजिटिव बैठक थी। सभी हमारे शिक्षा विभाग के सारे करीब 500 सारे CSE, BRC, HM प्रिंसिपल सभी लोग आए हुए थे और इंटरेक्शन मैंने किया। मैंने अपने कुछ बिंदु बताएं जो स्कूल शिक्षा को लेके था, शिक्षा गुणवत्ता को लेके था, स्कूल की साफ़ सफाई को लेके था। और मेरा हमेशा मानना है कि
मोटिवेशन के आधार पे ही हम शिक्षा गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। तो आज टीचर्स का भी जो रिस्पांस था बहुत ही पॉजिटिव था, काफ़ी मोटिवेट हुए। उनको मैंने कहा कि वो जो भी बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो किसी और के बच्चे नहीं हैं, वो हमारे बच्चे हैं। तो ये अगर एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से अगर चीज़ों को देखा जाए तो बहुत स्थिति में सुधार आ सकता है, बहुत कम समय में सुधार आ सकता है। बहुत अच्छा रिस्पांस किए हैं। मुझे पूरी अपेक्षा है, पूरा विश्वास है कि जो ये आह्वान है जो मैंने किया है, ये हमारे जो ज़िले के जितने भी शिक्षा वीर हैं वो इसको सुनेंगे और 100% इसका पालन करेंगे। शिक्षा विभाग को अग्रिम बधाई। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रवण महंत, सरगुजा संवाददाता। हम उनसे इस खबर पर चर्चा करेंगे। श्रवण, कलेक्टर साहब की जो मिशन 90+ ये जो शुरुआत की गई है, उसका उद्देश्य और उसका प्रभाव और उसके बाद प्रदेश में आने वाला बदलाव, क्या कहेंगे? उस समय से ही शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जो है तमाम कार्य कर रहे हैं। वो स्कूलों तक पहुंच रहे हैं, स्कूलों में टीचर्स को सवाल हल करने के लिए बोल रहे हैं और जब सवाल नहीं हल होता है तो वो नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कल जो बैठक ली, इसमें तमाम जो स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, संकुल प्रभारी, सारे लोगों को स्कूल विभाग के जो है बैठक मल्टीपर्पज स्कूल में लिया गया और कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिया है कि जिस तरह से कोरोना काल के आने के बाद स्कूलें बंद थी और अब नया सीजन शुरू हुआ है, तो इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए या किसी तरह का जो शिक्षा में हो या मध्याह्न भोजन में हो, इस पर किसी तरह का जो है वो कमी नहीं देखने को वो चाहते हैं। इसलिए मीटिंग रखे थे और सभी को निर्देश दिया है कि सभी अपने से पढ़ें, जीन्स वीन्स न पहने, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाए, मतलब एक शिक्षक की तरह ही जाए। और जो है शिक्षक को ये भी बताया गया है कि पढ़ाई में किसी तरह की कोताही नहीं लेकिन एक चीज सामने आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है श्रवण, ये बताना भी जरूरी, क्योंकि कलेक्टर साहब का जो मिशन 19+ जो है जिसकी शुरुआत उन्होंने की है, उनका उद्देश्य श्रवण, उनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर होगा। क्योंकि वेल ट्रेन्ड और वेल एजुकेटेड, सुशिक्षित और सुप्रशिक्षित, ये दोनों में अंतर है। शिक्षकों को इन दोनों शब्दों का भान जब तक नहीं होगा तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकेगी और मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। ये भी बात सत्य है कि जिस तरह से वो मिशन 19 के लक्ष्य रखे हैं और इसमें ये है कि जितने भी तमाम जिले के जो होनहार छात्र हैं, उस होनहार छात्रों को चयन कर रहे हैं और जो डिप्लोमा वाले जो कोर्सेज हैं या उच्च स्तर की पढ़ाई है, उसके लिए जो होनहार छात्र हैं उनका चयन करेंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे। जैसे नवोदय विद्यालय हो गया या कोई PMT, PPT, जितने भी तमाम जो होगा उसको कोचिंग देंगे। और ये चाह रहे हैं, इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनको आने वाले वर्ष में 90 से अधिक प्रतिशत अंक से पास हों, इसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ये प्रयास में लगे हैं। हालांकि जिस तरह से कलेक्टर ने प्रयास कर रहे हैं उसमें इनकी काबिले तारीफ होनी चाहिए कि आने के बाद शिक्षा के स्तर पर सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ को इस मिशन को लेकर। और हमारे साथ श्रवण महंत जुड़े हुए थे इस खबर पर। और अब खबर बिलासपुर से, जहां आईजी रतनलाल डांगी ने समीक्षा बैठक ली। इसमें लंबित मामलों के प्रकरण को जल्द निपटाने का आदेश दिया। इस दौरान बैठक में सभी राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। साहब के द्वारा निर्देशित किया गया सभी आईजीज को कि जो भी जिलों में हमारे मार्ग से संबंधित जो अननेचुरल डेथ से रिलेटेड जो केसेज है उनकी समीक्षा करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी के तारतम्य में हम बिलासपुर ज़िले की आज समीक्षा कर रहे हैं। चूँकि बिलासपुर ज़िले में लगभग 1500 के आसपास मार्ग जो है दर्ज है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और आज की स्थिति में करीब 600 के आसपास जो है मार्ग जो पेंडिंग उनकी समीक्षा की जा रही है। उसमें भी 2022 के ज़्यादा प्रकरण है।
तो सभी अधिकारियों ने और हमारे जो थाना प्रभारी ने काफ़ी मेहनत करके और एसएसपी मैडम के निर्देशन में काफ़ी अच्छा काम करें। लेकिन और भी कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनमें उनको एक दिशा निर्देश देने की ज़रूरत होगी, तो वो हम उनको दे करके जल्दी इनका निराकरण करेंगे। कोरिया में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनका मुख्य फोकस बेसिक पुलिसिंग के साथ ही लोगों की शिकायतों का समय से निराकरण करना भी होगा और जिले में कोई भी अवैध कार्य को पनपने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि त्रिलोक बंसल भारतीय पुलिस सेवा के साल 2016 बैच के अधिकारी हैं। आज मैंने सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक बुलाई है। उसमें जो यहाँ के मुद्दे हैं उन पे चर्चा की जाएगी। मेन फोकस जो है बेसिक पुलिसिंग में ही रहेगा। जो अपराध हैं, जो गुम इंसान हैं या मर्ग है, उनके समय से निकाल होते रहें। जो शिकायत लोगों के आ रही हैं उनका निकाल समय से होता रहे, इस पे ही मुख्य फोकस रहेगा। और जैसा क्राइम मीटिंग में भी चर्चा करेंगे तो जो मुद्दे आएंगे और जो भी गंभीर मुद्दे रहेंगे उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले निजात अभियान चलाया पूरे जिले में, उसके लिए सर भी नशे के लिए मैंने पिछले जिले में भी गौरेला पिंडरा में भी काफ़ी हमने कार्रवाई की है, तो उसमें भी कोशिश रहेगी कि उसको हम आगे कटगोल से बैठे हुए एक जन दर्शन इनका कार्यक्रम चलता था सप्ताह में 2 दिन, मतलब लोगों से डायरेक्ट वो उस कार्यक्रम जन दर्शन पूरे राज्य में चल रहा है। तो सभी जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनके लिए एक दिन का समय निर्धारित है और उस समय में कोई भी आकर उस राजपत्रित अधिकारी से मिल सकता है, तो वो एज इट इज कंटिन्यू होगा। गौरेला पिंडरा में जिस तरह की आपकी कार्रवाई देखने को मिली सर, चाहे वो सट्टा हो चाहे कबाड़ हो, वो कोरिया जिला में आपकी प्राथमिकता कैसी रहेगी सर? समझ के यहाँ पर कितना कार्रवाई है, कार्रवाई जहाँ पर भी शिकायत आएगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अवैध कारोबार को यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाएगा। बिलासपुर में संयुक्त कोयला मजदूर संघ एसीसीएल मुख्यालय पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया और अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एसीसीएल अपनी मनमानी कर रहा है, जिसके बाद पदाधिकारियों ने एसीसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में भी कोयला मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता तो वे उग्र आंदोलन के साथ पूरे एसीसीएल में काम ठप्प कर देंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। एसीसीएल प्रबंधन को चुनौती दी है। इस समय रहते अगर तुमने हमारे 38 पॉइंट पर विचार कर और गंभीरता अगर नहीं बनी तो एसीसीएल को हम बंद करेंगे, ठप करेंगे और अफसरों का घरों से निकलना दूभर कर देंगे। ये हम लोगों ने ऐलान करके इस प्रोग्राम के साथ हम लोग जाएंगे। पिछले 6 दिनों से हो रही बारिश से छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर से 3 राज्यों का संबंध टूट चुका है। वहीं बाढ़ की वजह से बस्तर में कई गांवों में जलभराव हो गया है, जिससे वहां का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। सुकमा में भी 10 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर भी 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया। खासकर उन गाँव के लोगों को डर सता रहा है जो नदी या नालों के किनारे रहते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद फिर से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि बस्तर के बीजापुर और सुकमा जिले को रेड लाइन में रखा गया है। दिव्यांगों की मदद के लिए सरकार भले ही कई योजनाएं चलाने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका लाभ उन तक कितना पहुंच रहा है या नहीं, इस पर कोई गौर करने वाला नहीं। ऐसा ही एक मामला कोरिया के चिडोला से सामने आया, जहां बौना दिव्यांग नानदाऊ 36 साल के बाद भी शासन की मूलभूत योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आज भी शौचालय जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा और ना ही उन्हें ट्राईसाइकिल ही मिली। ऐसा नहीं है कि मामले को संबंधित अधिकारियों से अवगत नहीं करवाया गया, बावजूद उसके हर बार जनप्रतिनिधियों से निराशा ही हाथ लगती है। वहीं नानदाऊ का कहना है कि मुझे भी शासन की तरफ से ट्राईसाइकिल मिल जाती तो मैं घूम घूम कर कुछ जरूरत का काम तो कर लेता। रहने के लिए वो मिल जाए तो शासन की तरफ से साइकिल कहीं चल के लेकर
क्या कहते हैं अधिकारी लोग? नहीं मिल जाएगा, फार्म भरना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, कौन दौड़ेगी। वो जो नामदाव का वो विकलांग वाला जो साइकिल के लिए रहा, उसका भी हमने आवेदन दे दिए हैं। शौचालय का भी आवेदन लगा हुआ है और विधायक मत में भी दिए थे, लेकिन उसमें से एक आदमी को, मथुरा प्रसाद का लड़के को 5,000 का सहयोग राशि मिला भी है। हो सकता है शायद इनको भी मिले, विधायक जी थे, जनपद को दे दिए हैं ग्राम पंचायत के तरफ से। अब जनपद से पता नहीं कार्रवाई किए हैं या नहीं किए हैं, अभी तक तो कोई पता नहीं चल रहा है। राजधानी के काशीराम शर्मा शासकीय स्कूल से बड़ी खबर सामने आई, जहां कुछ सीनियर्स मिलकर 10वीं के एक छात्र मोहन सिंह को इतनी बेरहमी से पीट रहे थे और इतनी बुरी तरह से पीटा गया उसको कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल सीनियर्स ने मोहन से अंग्रेजी में कुछ सवाल पूछा था, जिसका जवाब दिए बिना ही मोहन आगे बढ़ गया। इससे गुस्साए बदमाश लड़कों ने मोहन को घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बड़ी बात तो ये रही कि कोई भी स्टाफ नाबालिग को बचाने नहीं आया और जब लड़के घटना को अंजाम देकर भाग गए, तब स्कूल स्टाफ और मौके पर मौजूद लोग नाबालिग को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। रायपुर से हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अगर कहा जाए कि रैगिंग ये शब्द बैन कर दिया गया है, लेकिन आज भी अलग अलग तरह से इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। और एक उदाहरण हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सीनियर्स ने एक सवाल पूछा, जिसका जवाब ना देना इतना भारी पड़ गया कि वो बच्चा अपनी जान से ही चला गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद साजिद। मोहम्मद, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्कूल प्रबंधन ने इस पर पहल तो कर ही दी थी, क्योंकि रैगिंग लेना सख्त मनाही है, चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, लेकिन इसके बावजूद आप सुन पा रहे हैं मोहम्मद मेरी बात? जो मोहन सिंह राजपूत छात्र का नाम है, मृतक छात्र, कल वो पूरे परीक्षा देने काशीराम शर्मा विद्यालय गया था, जो सप्लीमेंट्री के जो एग्जाम होते हैं। तो वहाँ पर जाने पर वहाँ के जो लोकल जो छात्र थे, वो काशीराम स्कूल के जो छात्र थे 11वीं के थे, उन्होंने मोहन से कुछ बात करने के बाद में कहा जा रहा है कि उन्होंने इंग्लिश में कुछ पूछा उससे, जिसका जवाब मोहन ने और उनके साथियों ने कुछ भी नहीं दिया और वो आगे बढ़ गए। तो एक तरह से ईगो हर्टिंग का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों ने उससे दोबारा बात की कि तुम ज़्यादा ही होशियारी दिखा रहे। इस तरह से बात करते हुए लड़के को पीटा, मारा और घसीटते स्कूल के बाहर तक लेकर गए उसे, और इतना बेदम पीटा कि लड़के की हालत बहुत खराब हो गई। तो तभी स्कूल का स्टाफ भी आया, उन्होंने छुड़ाया और एक नाबालिग, क्योंकि 11वीं के बच्चे तो सारे नाबालिग ही होते हैं, तो उसमें से एक छात्र को पकड़ा गया जो पिटाई कर रहा था, और बाकी अन्य जो भाग गया। उसके बाद में जो छात्र की जो हालत नाजुक हो चुकी थी, तो उसे मेकाहारा जो अस्पताल है रायपुर में, वहाँ पर भर्ती किया गया। भर्ती करने के कुछ देर के बाद में उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। और इस पर जो खमतरी पुलिस ने, खमतरी थाना में इसका प्रकरण दर्ज किया गया है, और जो छात्र अभी फिलहाल उनके पास से नाबालिग जो छात्र पकड़ाया है, उससे पूछताछ की जा रही है अन्य छात्रों को लेकर। स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है? वो स्टाफ जो वहाँ मूक दर्शक बना हुआ था, कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई तो उन पर भी होना चाहिए, क्योंकि किसी छात्र को जब बेदम इतनी देर तक पिटाई की जाती है और सब कुछ होने के बाद में जब स्टाफ आता है, तो सवाल पूरी तरह से स्कूल प्रबंधन पर ही उठना चाहिए। चूँकि कल परीक्षा भी था, तो एक तरह से व्यस्तता थी स्टाफ में और चीज़ें बाहर ही हो रही थी, स्कूल के बाहर ही इस तरह से मारपीट हुई और अंत में किसी तरह से स्टाफ वहाँ पर पहुँचा और किसी तरह से रोका गया, और तो कम से कम बच्चे की जान बोलने के लिए अस्पताल पहुंचाने के बाद में मृत घोषित कर दिया गया। बिल्कुल। क्या ये सरकारी स्कूल का मामला है या निजी स्कूल का? जी ये सरकारी स्कूल है, काशीराम शर्मा विद्यालय जिसका नाम है, और ये खमतरी जो रायपुर में जो इलाका है वहाँ पर पड़ता है स्कूल। जी बिल्कुल, शासकीय स्कूल है और पूरी कोशिश ये की जाती, क्योंकि ये साफ तौर पर आदेश है कि रैगिंग का कोई भी रूप हो, वो इस तरह सीनियर जूनियर को परेशान नहीं कर सकते। पर ये परेशानी तो इस हद तक थी कि एक बच्चे की जान ही चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुड़ने के लिए।
जिस तरह से मोहम्मद बता रहे थे कि नाबालिग सभी बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और सभी जितने थे उसमें से जितने लोगों को पकड़ा गया है पुलिस की तरफ से, उन सब से बातचीत की जा रही है। और ये ईगो हर्टिंग का मामला, हमारे संवाददाता ने ये बताया कि दरअसल सवाल का जवाब न देना दरअसल उनको इतना नागवार गुजरा कि उन सभी सीनियर्स ने जूनियर की पिटाई कर दी। सभी सवालों से घिरे हुए हैं क्योंकि स्कूल प्रबंधन की बात की जाए तो अगर ये खबर, ये जानकारी मिलती है कि वहाँ पर भले ही ये स्कूल कैंपस के बाहर की घटना थी, लेकिन वहाँ पर जो दर्शक थे, जो देखने वाले लोग थे, उसमें स्कूल का स्टाफ भी मौजूद था, तो वहाँ किसी ने भी इस मारपीट या इस विवाद के बीच में आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो बीच बचाव करते तो शायद एक बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। और अब बात अंबिकापुर के अखूरा कला की, जहां जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पीड़ित राम के मुताबिक घर की महिलाओं ने जंगल से मशरूम लाकर खाने से घर के सदस्यों को चक्कर आने लगे। आपको बता दें कि मशरूम बनाया गया था घर में, जहां घर के सदस्यों ने जब उस मशरूम को खाया तो अचानक से सभी सदस्यों को चक्कर आने लगे। हालांकि अब सभी लोग इसकी स्थिति सामान्य है। दरअसल बरसात के दिनों में जंगल में मिलने वाली मशरूम की सब्जी, जो मशरूम है, उसकी पहचान ठीक तरह से नहीं हो पाई। स्वास्थ्य के लिए मशरूम इतना घातक हो सकता है, इसका उदाहरण इस वक्त हम आपको इस खबर के साथ बता रहे हैं। कर मारे टाइप के लगत रही तो फिर कहीं चेक करवा ली का चीज पर चक्कर मार रहे, अब पता नहीं, मैंने खान पान से कोई प्रकार का त्रुटि रही सोई। अभी क्या बता रहे थे तो आप जंगल अभी महिला लोग गए थे तो वहाँ से खुखड़ी उठा कर लाए, तो उसी को बनाए थे, तो पूरा परिवार आगे पीछे खाए थे। फिर चक्कर मारने टाइप का लगा तो एक आदमी बोला कि मेरे को भी वैसे ही लग रहा है, तो दूसरा आदमी बोल रहा है कि मेरे को भी वैसे ही लग रहा है। तो हम लोग तुरंत आजमाइश किए कि नहीं हो सकता है जंगल वाला खुखड़ी में कुछ जहरीला उरीला का प्रकोप तो नहीं बन गया। तो तुरंत हम लोग हॉस्पिटल। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 5 आदमी। पूरा परिवार तो और ज़्यादा थे, लेकिन 5 आदमी यहाँ हैं। सरगुजा में उदयपुर थाना क्षेत्र के पंडरी पानी में हुए सड़क हादसे में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें तकरीबन 30 लोग सवार थे। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 और 112 की मदद से उदयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां घायलों का इलाज निरंतर जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद उदयपुर एसडीएम अनिकेत साहू अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सरगुजा के सीतापुर थाना अंतर्गत आदर्श नगर के पास उपद्रवियों द्वारा एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल को उसके घर से निकालकर आग लगा दी गई, जिससे मोटरसाइकिल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आपको बता दें कि संतोष गुप्ता तकरीबन रात को 9 बजे मोटरसाइकिल खड़ी कर रात 11 बजे के आसपास दरवाजा बंद करके सोने चले गए। सुबह उठकर देखा तो मोटरसाइकिल जली हुई मिली। तत्काल इसकी सूचना 112 को दी गई और संतोष गुप्ता के द्वारा थाने जाकर घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई। रात को 9 बजे करीब लाके मैं गाड़ी को घर के अंदर खड़ा किया था और सुबह उठ के मैं देखा जब बाइक को तो कोई जला दिया था। फिर 112 को मैंने फ़ोन किया, 112 वाले आए, उसके बाद गए, फिर आप लोग आए हैं। ये तकरीबन कितने बजे की घटना है? ये लगभग मेरे ख्याल से 2-3 बजे का घटना होगा, कहीं कि 5 बजे हम लोग उठ के देखे इसको। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। जय जवाहर।